राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आनंद विहार नर्सिंग पे। तो लास्ट क्लास में हम लोग स्किन के बारे में पढ़े थे, उसका थ्योरी सारा क्लियर कर लिए थे। तो आज हम लोग पीआर यादव से स्किन का एमसीक्यू कर लेते हैं और अपने आप को टेस्टिफाई कर लेते हैं कि हम लोग किस लेवल पे पढ़े हैं और हम लोग से कितना क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि स्किन इज़ अ पार्ट ऑफ विच सिस्टम इन दी बॉडी, यानी कि हमारा जो स्किन है वो किस सिस्टम से बिलोंग करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम या एंडोक्राइन या इंटीग्यूमेटरी सिस्टम। तो हम लोग देखे थे मतलब कि जानते हैं कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो रिलेटेड टू ब्लड और हार्ट है, जो किस तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन हार्ट से पूरे बॉडी में ब्लड के थ्रू होता है। तो उसके बाद फिर है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम से जो है जो मतलब कि जो लंग्स, जो हम लोग सांस ले रहे हैं, जो ब्रेथ कर रहे हैं, जो सांस ले रहे हैं, वो किस तरीके से लंग्स में जा करके फिर ब्लड में जाता है और पूरे बॉडी में उस ब्लड के थ्रू क्या होता है, सर्कुलेशन होता है हमारा ऑक्सीजन का पूरे बॉडी में। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम था जिसमें कि स्किन का कोई भी चर्चा नहीं था। फिर एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब है जिसमें हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड सब के बारे में, जैसे कि हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, तो ये सब ग्लैंड के बारे में जिसमें पढ़ते हैं, जो हार्मोन सिक्रेट करता है, जो किसी भी काम को इनिशिएट करने में हेल्प करता है, तो वो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम था। इसमें भी किसी भी तरीके का हमारा स्किन का चर्चा नहीं था। और इंटीग्यूमेटरी सिस्टम, तो हम लोग देख चुके थे कि इंटीग्यूमेटरी सिस्टम क्या होता है कि स्टडी ऑफ स्किन एंड रिलेटेड टू एंड ऑल्सो द स्टडी ऑफ स्किन अपेंडेजेस। स्किन अपेंडेजेस कहने का मतलब है जो स्किन से रिलेटेड हो, जैसे कि जैसे हमारा स्वेट ग्लैंड, सिबेशियस ग्लैंड, हेयर, नेल, तो ये सब क्या था, हमारा स्किन में था। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि हमारा जो स्किन है वो किस सिस्टम से बिलोंग करता है, तो वो हमारा इंटीग्यूमेटरी सिस्टम से वो क्या करता है, बिलोंग करता है। तो वही है कि द स्किन, एपिडर्मिस एंड डर्मिस एंड इट्स डेरिवेटिव्स, बोल रहा है स्किन जो है, जो एपिडर्मिस और डर्मिस और इसका जो डेरिवेटिव्स है, हेयर, नेल, सबक्यूटेनियस टिश्यू, इसको क्या बोलेंगे, इंटीग्यूमेटरी सिस्टम बोलेंगे। फिर हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि द बॉडी सिस्टम रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्शन ऑफ टच, पेन एंड प्रेशर। फिर है कि द बॉडी सिस्टम रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्शन ऑफ टच, पेन एंड प्रेशर, यानी कि बॉडी का कौन सा सिस्टम है जो कि जो टच को, पेन को और प्रेशर को क्या करता है, डिटेक्ट करता है। तो मस्कुलो स्केलेटल, जो बोल रहा है मसल्स और स्केलेटल, तो नहीं, मसल्स का काम है कॉन्ट्रैक्शन और डायलेटेशन का, तो इसमें नहीं है। रेस्पिरेटरी तो नहीं ही है। कार्डियोवैस्कुलर रिलेटेड टू ब्लड सर्कुलेशन। और इंटीग्यूमेटरी सिस्टम में ही क्या आता है, स्किन आता है, और जो कि उसको क्या बोलेंगे, जो टच, पेन और प्रेशर है, इसको सोमेटोफॉर्म, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको जो 2 नंबर का क्वेश्चन है जो हमारा स्किन जो फील करता है पेन, और टच को और प्रेशर को, इसको हम लोग बोलते हैं सोमेटोफॉर्म सेंसेशन। सोमेटोफॉर्म सेंसेशन, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, जो स्किन है जो पेन और टच और प्रेशर का जो मैसेज है उसको सेंस करता है, उसको हम लोग, उस सेंसेशन को क्या करते हैं, सोमेटोफॉर्म सेंसेशन, जो कि स्किन करता है। तो यही है। और फिर क्यों करता है, क्योंकि इसके साइड में, इसके स्किन में क्या रहता है, नर्व एंडिंग रहता है, नर्व एंडिंग प्रेजेंट रहता है। उस नर्व एंडिंग को और क्या बोले थे, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे, मिसेनर्स। मिसेनर्स कैप्सूल या कॉर्पस्कल, उसको क्या बोलेंगे, मिसेनर्स कैप्सूल, जो है उस नर्व एंडिंग में प्रेजेंट रहता है। तो और ये यही क्या करता है, इस सोमेटोफॉर्म सेंसेशन को कैच करता है। ठीक, उसके बाद तो यही है कि नर्व एंडिंग प्रेजेंट इन डर्मिस। क्या था, नर्व एंडिंग जो है सिर्फ
एपिडर्मिस में नहीं प्रेजेंट था। बताए थे कि जो एपिडर्मिस है वो सिर्फ वो वेस्कुलर न्यूरल है, यानी कि ना ही उसमें ब्लड वेसल है ना ही उसमें नर्व है। डायरेक्ट डर्मिस में जाकर के क्या होता है, ब्लड वेसल्स और नर्व एंडिंग सब पाया जाता है। तो यही देता है सेंसेशन टू टच, प्रेशर, टेम्परेचर एंड पेन। ठीक, तो यही है। उसके बाद 3 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि लार्जेस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है। तो हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट, जो हमारा सबसे लार्जेस्ट सिस्टम कौन सा है, लार्जेस्ट सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, लार्जेस्ट सिस्टम, और है एक लार्जेस्ट ऑर्गन। हमारा लार्जेस्ट सिस्टम भी हो जाएगा इंटीग्यूमेटरी सिस्टम। बहुत लोगों के मन में सर्कुलेटरी सिस्टम, लेकिन नहीं, जो हमारा लार्जेस्ट सिस्टम है वो इंटीग्यूमेटरी सिस्टम ही है। और हमारा जो लार्जेस्ट ऑर्गन है वो इंटीग्यूमेटरी सिस्टम, बड़ा सिस्टम है। और इसको जो लार्जेस्ट ऑर्गन कौन है, तो वो स्किन है। स्किन के ही वजह से क्या है, हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट सिस्टम भी है। तो यही इसमें बोल रहा है कि द लार्जेस्ट ऑर्गन कौन होगा, लीवर या फिर स्किन या स्टमक या लंग्स। तो लीवर क्या है, हमारा सबसे बड़ा इंडोक्राइन ग्लैंड भी है। तो लीवर क्या है, सबसे बड़ा इंडोक्राइन ग्लैंड है, लेकिन ऑर्गन पूछ रहा है। फिर है स्टमक, ये भी नहीं होगा, लंग्स ये भी नहीं, और ये क्या है हमारा स्किन। तो हमारा करेक्ट आंसर स्किन। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी विथ सरफेस एरिया, और इसका बोल रहा है सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। क्यों? क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया होता है 2 मीटर स्क्वायर, यानी कि इससे 22 स्क्वायर फीट का हम लोग एक शीट बना सकते हैं। और इसका वेट कितना है, अबाउट 4.5 to 5 kg। जो हमारे टोटल बॉडी वेट का कितना परसेंट होता है, 7% होता है। और हमारे पूरे बॉडी में जितना भी हमारा वेट है उसका, उस वेट, जैसे कि 60 kg हमारा वेट है, तो उसका 4.5 से लेकर 5 kg तक हमारा स्किन ही बॉडी में प्रेजेंट रहता है। फिर 4 नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन कॉल्ड, यानी कि स्किन का जो सुपरफिशियल स्किन था उसको हम लोग क्या बोले थे। तो इसको हम लोग इस तरीके से देखे थे कि जो 4 नंबर का क्वेश्चन है कि हम लोग देखे थे कि सबसे पहले स्किन था, सबसे पहले क्या था, स्किन था। स्किन के बाद क्या आता है हमारा मसल्स, स्किन मसल्स, उसके बाद क्या आता है हमारा बोन। ठीक, और फिर हम स्किन में देखे थे कि स्किन का मेनली 3 लेयर था, एक डर्मिस, एक एपिडर्मिस, एक क्या था एपिडर्मिस, और दूसरा था हमारा डर्मिस, और तीसरा है हमारा क्या, हाइपोडर्मिस। फिर फर्दर एपिडर्मिस का 5 लेयर था, स्ट्रेटम क्या था, बेसल, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, उसके बाद स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, उसके बाद स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम के बाद था हमारा स्ट्रेटम ल्यूसीडम और स्ट्रेटम ल्यूसीडम, उसके बाद ये है हमारा स्ट्रेटम कॉर्नियम हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर था। स्ट्रेटम ल्यूसीडम सिर्फ पाम और कहाँ पे पाया जाता था, सोल में। और यहाँ इसमें क्या रहता है, एक सेमी ट्रांसपेरेंट, इसमें बताए थे हम लोग, इसमें सेमी ट्रांसपेरेंट फैट रहता है इसमें प्रेजेंट, जो कि सिर्फ और सिर्फ पाम और सोल में प्रेजेंट रहता है। इसी कारण से क्या होता है कि हमारा जो सबसे थिकेस्ट स्किन है वो पाम और सोल में ही प्रेजेंट रहता है। फिर स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, तो इसमें ग्रेन्यूल्स पाया जाता है, उस ग्रेन्यूल का नाम है केरेटोहायालिन। ये क्या करता है, हेल्प करता है क्या, ये किरेटिनोसाइट, उसमें भी कौन सा किरेटिनोसाइट, तो अल्फा किरेटिन बनाने में हेल्प करता है। फिर स्ट्रेटम स्पाइनोसम, ये क्या कर रहा था कि इसमें इस तरीके से स्पाइंस था जो कि सपोर्ट कर रहा था और स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा था, और स्ट्रेटम बेसल क्या था, इसी में सारा सेल डिवीज़न होता है, और इसी में कौन कौन था, 2 सेल था, किरेटिनोसाइट सेल
केराटिनोसाइट सेल बना था और दूसरा मिलेनोसाइट सेल यही बना रहा था। ठीक, और ये एक बार अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है तो दोबारा ये क्या होता है, एक बार डिस्ट्रॉय होने के बाद ये दोबारा नहीं बनता है। तो ये तो था एपिडर्मिस का। फिर डर्मिस का इधर लिख देते हैं। फिर डर्मिस का 2 लेयर था, कौन कौन सा? उसके बाद होता है पेपिलरी लेयर जो कि पूरे डर्मिस का 20% बनाता है। ठीक, 20% बनाता है कैसे? और इसमें कौन सा रहता है? इसमें एरियोलर। और ये जो एपिडर्मिस था ये एपिथेलियम सेल बनाता है, और ये जो डर्मिस है ये कनेक्टिव टिश्यू बनाता है। तो कनेक्टिव टिश्यू का एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है वो पेपिलरी लेयर बनाता है। फिर दूसरा था हमारा कौन सा? रेटिक्यूलर लेयर क्या होता है? ये पूरे जो डर्मिस है उसका 80% बनाता है। इसी में हमारा बहुत ज़्यादा नर्व एंडिंग और क्या था? सिवेशियस और स्वेट ग्लैंड और इसी में हेयर वगैरह सब हेयर सब क्या था इसमें प्रेजेंट था। और यही क्या बनाता है? इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि फाइबर जो बनाने का काम करता है वो यही रेटिक्यूलर लेयर बनाता है। तो ये हाइपोडर्मिस का 2 लेयर हो गया। फिर डर्मिस का 2 लेयर हो गया। और ये किसका बना होता है? तो ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, उसके बाद जो हाइपोडर्मिस था ये तो एक फैट लेयर था। और जब इतना सारा लेयर जब ख़त्म होता है तब हमारा आता है क्या? मसल्स। और मसल्स के बाद क्या आता है? बोन। तो वही 4 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन, यानी कि स्किन का सबसे सुपरफिशियल लेयर कौन है? तो सीबेशियस ग्लैंड कहाँ था? वो तो हमारे डर्मिस में प्रेजेंट था। फिर डर्मिस क्या होता है? तो डर्मिस हमारा सेकेंड लेयर है, फर्स्ट लेयर नहीं है। उसके बाद है हमारा एपिडर्मिस करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यही हमारी स्किन का सबसे सुपरफिशियल लेयर है। इसमें इसका फर्दर 5 लेयर होता है। उसके बाद हेयर जो कि किस में प्रेजेंट था? डर्मिस में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एपिडर्मिस के बारे में और थोड़ा बात करें तो ये एपिथेलियम टिश्यू का बना होता है। और क्या करता है ये जो एपिडर्मिस है, यहाँ हम लोग लिख ही लेते हैं। जो एपिडर्मिस है, ये जो एपिडर्मिस है ये क्या होता है? ये एपिथेलियम टिश्यू का बना रहता है। और ये क्या है? इसमें ना ही अन्यूरल है, अन्यूरल एंड अवेस्कुलर, यानी कि ना ही इसमें नर्व्स पाया जाता है और ना ही इसमें ब्लड वेसल्स पाया जाता है। और ये अपना न्यूट्रिशन कैसे करता है? तो ये डिफ्यूज़न के प्रोसेस से करता है। और फिर से एपिडर्मिस कितने लेयर से बना होता है? तो 4 सेल से मिलके बना होता है। कितने सेल से ये कितने सेल से बना होता है? तो 4 सेल से मिलकर के बना होता है। पहला कौन कौन? ये सबसे पहला होता है केराटिनोसाइट सेल। और फिर दूसरा होता है हमारा मिलेनोसाइट सेल। और फिर तीसरा होता है हम लोग का लैंगरहैंस सेल। और फिर लास्ट होता है हम लोग का मार्केल डी सेल या फिर मार्केल डिस्क सेल। ठीक, तो केराटिनोसाइट ये पूरे एपिडर्मिस का 90% यही बनाता है। फिर ये जो मिलेनोसाइट था, मिलेनोसाइट कितना प्रेजेंट होता है? तो ये मिलेनोसाइट 5% प्रेजेंट होता है।
कीरेटिनोसाइट 5% प्रेजेंट होता है, और लैंगर-हैंसेल ये 5 मिलकर के, जिसमें कि ये क्या है हमारा लैंगर-हैंसेल, और ये उसका आधा या फिर 3 और 2 करके प्रेजेंट रहता है। 2% मार्केल डी सेल और 3% क्या रहता है लैंगर-हैंसेल। कीरेटिनोसाइट क्या करता है, तो ये कीरेटिन, ये क्या करता है और ये कीरेटिन प्रोटीन बनाता है, उसमें भी कौन सा अल्फा कीरेटिन प्रोटीन बनाता है, अल्फा कीरेटिन प्रोटीन बनाता है, जो कि क्या करवाता है, जो कि स्किन को एक वाटर प्रूफ लेयर देता है, वाटर प्रूफ लेयर देता है। और मिलेनोसाइट क्या करता है, मिलेनिन सिक्रीट करता है, जो कि स्किन को यूवी रे से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, और क्या करता है, और स्किन में पिगमेंटेशन कराता है, पिगमेंटेशन स्किन में क्या कराता है, पिगमेंटेशन ये कराता है। फिर लैंगर-हैंसेल क्या कर रहा था, तो ये क्या करता है, ये एपिडर्मिस को क्या देता है, इम्यूनिटी देता है, ये क्या करता है, इम्यूनिटी देता है। और मार्केल जो डी सेल है, ये मार्केल डी सेल ये क्या करता है, सेंसेशन का ये काम करता है मार्केल डी सेल। तो वही है एपिडर्मिस के बारे में। और थोड़ा इसमें देखे थे कि इसका फिर से 3 लेयर, इसका 5 लेयर होता है, कौन कौन, तो एपिडर्मिस का कितना लेयर होता है, टोटल 5 लेयर। सबसे नीचे होता है हमारा स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम बेसल, या इसको ही क्या बोले थे, स्ट्रेटम जर्मिनेटम, इसको ही क्या बोलते हैं, जर्मिनेटम, TOM, ठीक। और ये क्या कराता है, तो यही बोले थे कि इसमें सेल डिवीज़न होता है, और इसमें फिर से 2 टाइप का सेल रहता है, एक होता है कीरेटिनोसाइट सेल प्रेजेंट होता है, और यही क्या इसमें क्या रहता है, मिलेनोसाइट, जो कि मिलेनिन बनाता है। फिर था हमारा स्ट्रेटम स्पाइनोसम, इसमें क्या करता है, स्पाइंस रहता है, इस तरीके से ये स्पाइंस रहता है, जो कि स्ट्रेंथ और क्या करता है, सपोर्ट देता है। और फिर क्या था, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, फिर था हमारा स्ट्रेटम, उसके बाद था हमारा स्ट्रेटम ल्यूसिडम, उसके बाद था स्ट्रेटम कॉर्नियम, क्या था, स्ट्रेटम कॉर्नियम। तो ग्रेन्युलोसम में ग्रेन्यूल्स पाया जाता है, छोटा छोटा इसमें ग्रेन्यूल्स रहता है, जो कि कौन सा था, कीरेटिनोहायालिन। और ल्यूसिडम में ये सिर्फ क्या रहता है, पाम और सोल में प्रेजेंट रहता है। कॉर्नियम सबसे ऊपर वाला सेल रहता है, हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर रहता है। और ये क्या रहता है, ये डेड कीरेटिनोसाइट रहता है, डेड कीरेटिनोसाइट रहता है। ये था हमारा एपिडर्मिस के बारे में। ठीक, तो वही है कि स्किन कॉन्सिस्ट क्या करता है, 2 लेयर, 2 मेन लेयर। इसमें 3 मेन लेयर क्यों नहीं बोला है, कि इसमें कहीं कहीं पे हम लोग देखें कि स्किन का 2 लेयर कंसीडर किया है, और कहीं कहीं पे 3। क्यों, जो हाइपोडर्मिस है, जो एपिडर्मिस ये तो मेन पार्ट है ही, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है कि इसमें कोई बोल रहा है कि जो हम लोग कोई भी चीज़ खाते हैं तो हाइपोडर्मिस एक फैट लेयर होता है, तो हाइपोडर्मिस कभी बढ़ता है या फिर घटता है लेकिन जो फर्दर जो एपिडर्मिस और डर्मिस है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। तो स्किन का जो एग्जैक्ट लेयर है वो इसमें कंसीडर किया है 2 ही लेयर है, लेकिन हमको फिर भी अगर एग्ज़ाम में 2 और 3 दोनों आए तो हम लोग NCERT के बेसिस पे हम लोग देखते हैं, चलते हैं, तो इसलिए हम लोग करेक्ट आंसर 3 ही देंगे। फिर हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है कि विच ऑफ दिस एपिथेलियम टिश्यू फॉर्म्स आउटर लेयर ऑफ स्किन। तो बोल रहा है कि इस सारे एपिथेलियम टिश्यू में जो आउटर स्किन होता है वो कौन सा होता है। तो हम लोग देखे थे कि जो एपिथेलियम टिश्यू था
वो जो हमारा कितना नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन में देखे थे जो एपिथेलियम टिश्यू था, एपिथेलियम टिश्यू, जो कि टिश्यू का कितना टाइप होता है, 4 टाइप होता है टिश्यू का। एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और फिर था हमारा नर्व टिश्यू। तो एपिथेलियम टिश्यू का फिर से 2 टाइप था हमारा, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड। सिंपल एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू, सिंपल एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड। तो सिंपल में भी हम फिर से देखे थे कि एक था हमारा स्क्वामस और एक था कॉलिमिनार। एक था क्या, स्क्वामस सीलिएटेड, फिर था हमारा, इधर लिख देते हैं, कॉल्यूमिनार। उसके बाद था फिर से हमारा क्या था, क्यूबॉइडल। स्क्वामस में क्या प्रेजेंट था, तो स्क्वामस से लाइनिंग बनाता है। ये क्या करता है, लाइनिंग बनाने, ऐसे तो सारा एपिथेलियम लाइनिंग ही बनाता है। और सीलिएटेड मेनली जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जीआईटी ट्रैक है या फेलोपियन ट्यूब वगैरह सब में जहाँ पे सीलिया प्रेजेंट होता है। और कॉलिमिनार ये मेनली कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, लार्ज इंटेस्टाइन में और क्यूबॉइडल रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये क्या होता है, प्रेजेंट रहता है। फिर दूसरा देखे थे कि स्ट्रेटिफाइड। तो स्ट्रेटिफाइड का फिर से टाइप था कि स्ट्रेटिफाइड सिंपल स्क्वामस टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड। और ये सारा क्या था, ये सिंगल लेयर ये क्या कर रहा था, बना रहा था। और जो स्ट्रेटिफाइड है ये क्या रहता है, ये बहुत सारा मल्टीपल लेयर इसमें रहता है। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस टिश्यू था, फिर से ट्रांजिशनल था। तो इस तरीके से बहुत सारा था। तो इसमें बोल रहा है जो स्किन है हमारा, जो स्किन है ये 2 लेयर से, ये हमारा एपिथेलियम टिश्यू के 2 टिश्यू से बना होता है। एक होता है हमारा सिंपल स्क्वामस टिश्यू और दूसरा होता है हमारा स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस टिश्यू। तो जो हमारा सिंपल स्क्वामस टिश्यू होता है ये तो सिंगल लेयर का ही था, ये 1 लेयर का ही था। तो ये थिन लेयर, जैसे कि हमारे आई में प्रेजेंट होता है, आई लीड में प्रेजेंट होता है। तो ये था, तो ये मतलब कि जहाँ पे पतला लेयर होता है स्किन का वो यहाँ पे, और जहाँ पे वियर और टियर का चांस नहीं रहता है, वियर एंड टियर, जहाँ पे कटने फटने का चांस और या फिर से रीजनरेशन का चांस नहीं रहता है, तो वहाँ पे सिंपल स्क्वामस रहता है। वहीं जो स्टेरिएटेड है वो मेनली हमारे स्किन पे जो कि ड्राई हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, वियर एंड टियर का चांस, वियर एंड टियर का, यानी कि जिसमें TEAR, हाँ, टियर का चांस आ सकता है, यानी कि जिसमें चोट खरोच वगैरह सब आ सकता है। तो वो हमारा कौन सा था, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस। तो मेनली जो हमारा स्किन है वो किससे बना है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस टिश्यू से। ठीक, तो फिर से हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं कि विच ऑफ दिस एपिथेलियम टिश्यू फॉर्म्स आउटर लेयर ऑफ स्किन। जो स्किन का जो आउटर लेयर है एपिडर्मिस, वो कौन बनाता है, तो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। तो ये तो नहीं ही था। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम जो कि ये क्या बनाता है, सिर्फ और सिर्फ वो स्किन बनाता है जहाँ पे वियर और टियर का चांस नहीं होता है। और सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम ये भी नहीं होगा। और हमारा लास्ट है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। तो यही इसमें बोल रहा है कि सुपरफिशियल एपिडर्मल लेयर इज कंसिस्टिंग ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। तो जो हमारा सुपरफिशियल जो एपिडर्मल लेयर होता है स्किन का, वो कौन बनाता है, तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम बनाता है।
फिर है कि एपिडर्मिस कंसिस्ट कितना 4 प्रिंसिपल टाइप ऑफ 4 मेन जो है टाइप ऑफ सेल हम बताए थे कि सबसे पहला है केराटिनोसाइट जो कितना बनाता है 90% जो एपिडर्मिस जो सेल एपिडर्मिस जो लेयर है वो केराटिनोसाइट ही बनाता है। और ये कैसा होता है तो ये हॉर्न लाइक होता है। ये कैसा होता है तो हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर होता है। विच अरेंज इन 5 लेयर जो कि फिर से कितने लेयर में रहता है अरेंज तो 5 लेयर में एंड प्रोड्यूस प्रोटीन क्रिएटिन प्रोटीन ये प्रोड्यूस करता है जिसमें उसमें भी कौन सा तो अल्फा क्रिएटिन करता है। अ सिंगल रो ऑफ क्यूबॉइडल केराटिनोसाइट इन द स्ट्रेटम वेसल वर्क एज स्टेम सेल। इसमें जो बोला है कि जो सबसे नीचे हम लोग देखे जो सबसे नीचे जो लेयर रहता है स्ट्रेटम वेसल ये किस तरीके से वर्क करता है स्टेम सेल के तरह। स्टेम सेल के तरह तो स्टेम सेल के बारे में हम जानते हैं कि स्टेम सेल के पास ऐसा पावर रहता है कि वो फर्दर जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि जायगोट एक तरीके का स्टेम सेल ही है क्योंकि उससे फर्दर डिफरेंट टाइप के सेल क्या होते हैं फिर से रीजेनरेट होते हैं। तो जो स्किन का जो एपिडर्मिस है उसका जो स्ट्रेटम वेसल है वो भी एक तरीके का क्या है स्टेम सेल है क्योंकि उसमें बहुत सेल डिवीज़न होता है जिसके कारण से वो स्किन का फिर से दोबारा फॉर्मेशन होता है तो और प्रोड्यूस करता है क्या न्यू केराटिनोसाइट सेल। तो ये था हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट और है यहाँ पे वहाँ पे केराटिनोसाइट बताया फिर मिलेनोसाइट तो ये क्या करता है प्रोड्यूस करता है मिलेनिन पिगमेंट को। मिलेनिन क्या करता है ये मिलेनिन कैसे बताए थे तो मिलेनिन का इस तरीके से हम लोग देखे थे कि जो मिलेनिन है जो हमारा जो मिलेनिन है मिलेनिन ये कैसे बनता है तो हमारे बॉडी में क्या रहता है टायरोसिनेज वो बॉडी में टायरोसिनेज एंजाइम रहता है ये एक्टिवेट करता है टायरोसिन को और टायरोसिन जब एक्टिवेट होता है तो ये बनाता है हमारा मिलेनोसाइट ये मिलेनोसाइट बनाता है। और जब इसी मिलेनोसाइट से जब हमारा यूवी रे जो सूर्य से जो आता है हमारा सनलाइट से जो यूवी रे आता है इससे जब रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है ये क्या बनाता है मिलेनिन सीक्रेट करता है। ये क्या बनाता है सीक्रेट करता है जो कि प्रिवेंट बचाता है हमें यूवी रे से। इसलिए हम लोग देखते हैं कि जैसे ही सूर्य की रोशनी में हम लोग ज़्यादा देर तक रह रहे हैं तो कुछ देर के बाद काले पड़ने लगता है तो वहाँ पे क्या होता है यही मिलेनिन रिलीज होने लगता है जो कि हमको प्रोटेक्ट कर रहा होता है यूवी रे से। और इसी में 1-2 डिजीज़ बताए थे कि जिसके पास मिलेनोसाइट रहता है जिसके बॉडी में मिलेनिन या तो पार्शियली या फिर कंप्लीटली लॉस ऑफ मिलेनिन उसको हम लोग क्या बोले थे उस बीमारी को हम लोग बोले थे विटिलिगो बोले थे या फिर क्या बोले थे ल्यूकोडर्मा उसको हम लोग क्या बोले थे ल्यूकोडर्मा या फिर विटिलिगो। इसमें क्या होता है इसमें वाइट पैचेज आ जाता है वाइट स्किन में थोड़ा क्या होता है वाइट पैचेज आने लगता है मिलेनिन के कमी से। ठीक और एक होता है हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसमें कि क्या होता है इसमें जेनेटिक डिसऑर्डर होता है इसमें क्या होता है कंप्लीटली लॉस होता है क्या बॉडी में लॉस बोले या फिर एब्सेंस बोले किसका टायरोसिन का। जब बॉडी में टायरोसिन ही नहीं रहेगा तो वो क्या नहीं बनाएगा मिलेनोसाइट नहीं बनाएगा और मिलेनोसाइट नहीं बनेगा तो मिलेनिन रिलीज नहीं होगा तो उसका होल बॉडी क्या होता है उसका पूरा बॉडी एकदम वाइट रहता है उसका क्या रहता है पूरा बॉडी एकदम वाइट रहता है। और इस बीमारी को हम लोग बोलते हैं एल्बिसिज्म
एल्बिसिज्म, इस बीमारी को हम लोग बोलते हैं, जो कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसमें कि कम्प्लीटली टायरोसिन का क्या होता है, लॉस हो जाता है। तो ये था। उसके बाद ये क्या है, मार्केल सेल। मार्केल सेल क्या होता है कि ये टाइनी एक्सपेंडेड डिस्टल एंड होता है, एक सेंसरी नर्व होता है इन एपिडर्मिस टू डिटेक्ट टच सेंसेशन इन स्किन। तो बोले थे मार्केल सेल क्या करता है, सेंसेशन को पहचानता है। फिर लैंगरहैंस सेल, जो हमारा लैंगरहैंस सेल था वो हमारे पेनक्रियाज में भी प्रेजेंट है, तो ये वो वाला नहीं है। ये लैंगरहैंस सेल एपिडर्मिस में प्रेजेंट है, जो कि किसमें पार्टिसिपेट करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को बनाने में ये हेल्प करता है। ठीक, उसके बाद है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीजेनरेशन ऑफ एपिडर्मल सेल, यानी कि इसमें कौन सा सेल है जो कि एपिडर्मल सेल को फिर से रीजेनरेट होने में हेल्प करता है। तो हम लोग देखे थे कि जो एपिडर्मल सेल था उसका जो स्ट्रेटम बेसल लेयर था उसमें क्या था, वो एक स्टेम सेल के तरह काम कर रहा था जिसमें बहुत सारा सेल डिवीज़न होता है। अगर वो एपिडर्मिस का वो अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है तो एपिडर्मिस दोबारा बनता ही नहीं है, क्योंकि वहीं से सेल डिवीज़न होता है, उसके बाद और बाद बाकी चारों लेयर में होता ही नहीं है। तो यही इसमें बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रीजेनरेशन। तो मार्केल सेल जो नर्व सेल है वो एक बार बन जाता है, दोबारा नहीं होता है। मिलेनोसाइट भी नहीं होता है। लैंगरहैंस सेल जो कि इम्यूनिटी देता है ये भी नहीं होता है। और केराटिनोसाइट यही एक सेल है जो कि स्ट्रेटम बेसल में प्रेजेंट है, इसी में क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। ठीक, और यही हमारा एपिडर्मिस का 90% यही केराटिनोसाइट बनाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। फिर 7 नंबर क्वेश्चन है कि नेम द रिसेप्टर ऑन एपिडर्मिस दैट ट्रांसमिट स्टिमुलाई टू एक्सॉन थ्रू केमिकल साइनेप्स। तो ये क्या बोल रहा है, ये नर्व्स के बारे में बोल रहा है कि एपिडर्मिस में कौन सा सेल है जिसमें नर्व्स पाया जाता है। क्या था ये हमारा, क्या था, एक्सॉन, और ये क्या है हमारा, ये हमारा सेल बॉडी था, ये हमारा डेंड्राइट है, और ये इस तरीके से क्या है, ये एक्सॉन है, और ये नर्व एंडिंग है। ये सारा क्या है, नर्व एंडिंग है। तो जो एपिडर्मिस में जो ये सेल पाया जाता है उसको हम लोग बोले थे मार्केल डिस्क सेल, जो कि क्या करता है, सोमेटोफॉर्म सेंसेशन को रिसीव करता है या फिर इनिशिएट करता है मैसेज को। तो ये कौन काम करता है, मार्केल डिस्क सेल, जो कि किस में से प्रेजेंट रहता है, तो एपिडर्मिस में। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, लैंगरहैंस सेल, वही इम्यूनिटी देता है, ये तो होगा नहीं। उडजर सेल नहीं, मार्केल सेल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मार्केल सेल। फिर है हमारा ऑप्शन बी। ठीक, फिर 8 नंबर का क्वेश्चन है कि डैश आर फाउंड जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ स्किन एंड आर इन्वॉल्व इन ऑल टाइप ऑफ स्किन सेंसेशन। ये क्या बोल रहा है कि ये हमारे स्किन सरफेस के जस्ट नीचे पाया जाता है और स्किन सेंसेशन को रिसीव करता है। तो क्या होगा, बास्केट नर्व एंडिंग पाया जाता है, या इनकैप्सुलेटेड एंड ऑर्गन रहता है, या फिर फ्री नर्व एंडिंग रहता है, या फिर सेंसर फ्री ऑर्गन रहता है। तो हम लोग बोले थे कि उसमें फ्री नर्व एंडिंग्स पाया जाता है जो कि मार्केल सेल रहता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नर्व एंडिंग के बारे में। और वो कैप्सुलेटेड है या नहीं है तो ये इसके बारे में उसका कोई वहाँ पे नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, फ्री नर्व एंडिंग पाया जाता है। ठीक, तो ये हो गया। फिर 9 नंबर का क्वेश्चन है कि द डैश इज द डीपेस्ट ऑफ ऑल। क्या है कि द डैश इज द डीपेस्ट ऑफ ऑल एपिडर्मल लेयर इज attached to dermis and uneven almost wave like fashion। यानी कि इसमें बोल रहा है कि बताइए कि जो एपिडर्मिस का जो सबसे डीपेस्ट लेयर है वो कौन सा है
जो कि डर्मिस से अटैच रहता है। तो हम लोग बोले थे कि डर्मिस का टोटल 5 लेयर है। ऊपर में स्ट्रेटम कॉर्नियम, उसके बाद स्ट्रेटम ल्यूसिडम, उसके बाद स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, और ये सबसे लास्ट में क्या था हमारा स्ट्रेटम, ये इस तरीके स्ट्रेटम बेसल जिसमें कि केराटिनोसाइट और मेलानोसाइट रहता है। और यही फर्दर एक स्टेम सेल के तरह काम करता है। यही सेल डिवाइड करके ये फिर से इसको ऊपर भेजता है, ये ऊपर भेजता है, ठीक। और जो सबसे ऊपर में जो कॉर्नियोसम है वो डेड केराटिनोसाइट रहता है, जो कि एवरी 40 या फिर 2 से 3 वीक में क्या होता है, ये एक्सचेंज हो जाता है। क्या होता है, एक्सचेंज इसका हो जाता है। तो यही पूछ रहा है, तो क्या होगा, स्ट्रेटम स्पाइनोसम? नहीं, ये तो नहीं होगा, क्योंकि ये लास्ट के ऊपर वाला है, जो कि अटैच करता है किसको, स्ट्रेटम बेसल को, और स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम को करता है अटैच। नहीं हम, और स्ट्रेटम, तो स्ट्रेटम किसको कहेंगे, तो स्ट्रेटम हम लोग बोलेंगे जो स्ट्रेटिफाइड है। ये स्ट्रेटम का मतलब हम लोग यहाँ ये बोल सकते हैं कि जो स्ट्रेटिफाइड टिश्यू है, ठीक। उसके बाद स्ट्रेटम ल्यूसिडम, तो स्ट्रेटम ल्यूसिडम कहाँ पे प्रेजेंट था, वो स्ट्रेटम कॉर्नियम से नीचे और स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसन के ऊपर था, यानी कि बीच में था कॉर्नियम और ग्रेन्युलोसम के। तो और ये क्या कर रहा था, ये सिर्फ और सिर्फ पाम में प्रेजेंट था, जो कि एक्स्ट्रा थिकनेस प्रोवाइड करता है पाम और सोल को। सेमी ट्रांसपेरेंट फैट रहता है। और इसमें पूछ रहा है कि डर्मिस और एपिडर्मिस, तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन करता है, वो स्ट्रेटम बेसल होता है, जो एक तरीके से कनेक्शन का काम करता है, एपिडर्मिस को डर्मिस से जोड़ने का काम करता है स्ट्रेटम बेसल। तो हमारा करेक्ट आंसर स्ट्रेटम बेसल है। और इसको स्ट्रेटम बेसल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। और बेसल इज एन क्या है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ एपिडर्मिस विच अटैच टू डर्मिस इन एन अनइवन ऑलमोस्ट वेव लाइक फैशन। वेव यानी कि जालीदार संरचना में वो क्या रहता है, आपस में एक दूसरे से अटैच रहता है। और क्या बोल रहा है कि इट कॉन्सिस्ट row of cuboidal cell that divide into replace rest of the epidermis and its wears away। यानी कि ये क्या करता है, ये बोल रहा है कि इसी में सेल डिवीजन होता है और फर्दर आगे जो ऊपर वाला सेल है उसको वो रिप्लेस करके नया सेल यही बनाता है। कौन, स्ट्रेटम बेसल या स्ट्रेटम जर्मिनेटिव। फिर है कि इसमें 10 नंबर का क्वेश्चन है कि पार्ट ऑफ स्किन विच कंटेन्स स्वेट ग्लैंड नर्व एंडिंग एंड ब्लड कैपिलरीज। यानी कि इनमें से कौन सा जो स्किन का लेयर है जो कि नर्व एंडिंग या स्वेट ग्लैंड सब उसमें रहता है। तो एपिडर्मिस में हम लोग देखे थे कि उसमें ब्लड वेसल्स रहता ही नहीं है और नर्व्स भी नहीं रहता है, इसलिए उसको क्या बोले थे, अवेस्कुलर और अन्यूरल बोले थे। तो इसमें तो रहता ही नहीं है। सबक्यूटेनियस फैट जो कि हाइपोडर्मिस था, इसमें सिर्फ और सिर्फ फैट प्रेजेंट रहता है, फैट सेल रहता है। फिर है हमारा सीवेशियस ग्लैंड। तो सीवेशियस ग्लैंड ये सारा ऑलरेडी किसमें प्रेजेंट रहता है, डर्मिस में ही क्या रहता है हमारा, ये हम लोग देखे थे। किसी भी ऑर्गन, किसी भी तीनों लेयर में कुछ भी नहीं रहता है, बस सिर्फ और सिर्फ डर्मिस में रहता है। डर्मिस में ही क्या रहता है हमारा, स्वेट ग्लैंड, 10 नंबर का था स्वेट ग्लैंड। और इसी में रहता है सीवेशियस जो कि ऑयल सिक्रीट करता है। और इसी में रहता है हमारा हेयर फॉलिकल, इसी में रहता है हमारा नर्व्स। और इसी में हमारा क्या रहता है, ब्लड वेसल्स। तो सिर्फ और सिर्फ किस में रहता है, VESSELS, इसी में क्या रहता है, हम डर्मिस में ही ये सारा चीज रहता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डर्मिस। और ये बोल रहा है क्या कि डर्मिस इज अ लेयर ऑफ स्किन लेइंग इमीडिएटली अंडर द डर्मिस। यानी कि डर्मिस क्या रहता है, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे प्रेजेंट रहता है। और ये किससे बना रहता है, तो कनेक्टिव टिश्यू से बना रहता है, जो कंटेन करता है क्या, कोलेजन और इलास्टिक फाइबर, ब्लड कैपिलरीज, स्किन ग्लैंड में जैसे कि कौन कौन सा,
स्वेट ग्लैंड और सीबेशियस ग्लैंड, और नर्व एंडिंग जो कि मिसेनर्स, इसको की और क्या बोलते हैं, कॉर्पस्कल्स भी बोलते हैं इसको, नर्व एंडिंग को। ठीक, तो ये प्रेजेंट रहता है। उसके बाद और ये और क्या है, और इसमें ये बोला है कि विच आर सेंसिटिव टू टच, इसी के कारण क्या होता है, सेंसेशन, वो नर्व्स पाया जाता है, उसी के कारण सेंसिटिव हमें फील होता है। फिर है कि हेयर फॉलिकल भी उसी में प्रेजेंट रहता है, और कुछ मैक्रोफेजेस, एपिडर्मिस में जो इम्यूनिटी का काम कौन कर रहा था, तो वो काम कर रहा था लैंगरहैंस सेल, और इसमें लैंगरहैंस सेल काम कर रहा था, और इसमें कौन काम कर रहा है, हमारा मैक्रोफेजेस काम कर रहा है। तो जो डर्मिस में जो इम्यूनिटी देता है वो मैक्रोफेजेस ही रहता है। तो ये सारा क्या था, डर्मिस में ही प्रेजेंट रहता है। फिर इसमें बोल रहा है कि मैच लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच कीजिए, और जो ये एपिडर्मिस का जो इसके 5 लेयर है इसको अरेंज करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखे थे कि सबसे पहले हमारा स्ट्रेटम बेसल आता है, तो हमारा पहला 3 नंबर होना चाहिए, पहला 3। उसके बाद है स्ट्रेटम बेसल के बाद स्ट्रेटम हमारा क्या आता है, स्ट्रेटम बेसल के बाद, हाँ, स्ट्रेटम बेसल के बाद हमारा क्या है, स्ट्रेटम बेसल के बाद हमारा है स्ट्रेटम ल्यूसिडम। स्ट्रेटम बेसल क्या करता है, तो इसमें ये देखा, इसमें ये क्या करता है, तो ये सेल डिवीज़न करता है। तो पहला हमारा, तो ये सेल डिवीज़न करता है, तो पहले 3 होगा। उसके बाद स्ट्रेटम जो ल्यूसिडम है वो क्या करता है, स्ट्रेटम ल्यूसिडम वो बनाता है, वो ट्रांसल्यूसेंट एक सेल रहता है, तो ये हो गया। तो पहले हमारा क्या होगा, 4, ये इस साइड से इसको अरेंज किया, तो पहले 4 होगा। उसके बाद स्ट्रेटम कॉर्नियम क्या करता है, तो कॉर्नियम क्या करता है, ये हमारा डेड सेल रहता है, तो लेयर ऑफ डेड सेल है। तो 4 के बाद हमारा क्या होगा, 3, 4 के बाद 3। ठीक, स्ट्रेटम बेसल क्या होता है, 4, 3। उसके बाद ये इसमें सेल डिवीज़न होता है, तो 4, 3, 1, यहाँ तक तो सही है, 4, 3, 1। और रेटिक्यूलर लेयर क्या रहता है, तो रेटिक्यूलर लेयर हमारा डर्मिस में प्रेजेंट रहता है, तो 4, 3, 1 और ये 2। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी। वही इसको डिस्क्राइब किया है कि स्ट्रेटम ल्यूसिडम कॉन्टेन क्या करता है, ट्रांसल्यूसेंट सेल इसमें रहता है, और कंटेन क्या करता है, क्रिएटिनिन। और स्ट्रेटम कॉर्नियम क्या रहता है, टॉप लेयर होता है एपिडर्मिस का, जो कि एक डेड सेल रहता है इसमें, क्रेटिनोसाइट का। और स्ट्रेटम बेसल क्या रहता है, ये डीपेस्ट लेयर है, और इसमें सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन इसी में होता है। और रेटिकुलर लेयर जो कि डर्मिस का जो सबसे लास्ट लेयर है, क्या है, डीप रीजन ऑफ डर्मिस, ये डर्मिस का क्या है, डीप रीजन है। ठीक, फिर 12 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच स्वेट ग्लैंड इज नॉन फंक्शनल इन चिल्ड्रेन टिल एज ऑफ 12 ईयर। तो हम लोग अपने थ्योरी में पढ़े थे कि जो स्वेट ग्लैंड होता है, जो स्वेट ग्लैंड होता है, क्या होता है, स्वेट ग्लैंड, ये किस में प्रेजेंट होता है, तो ये प्रेजेंट तो होता है किसमें, ये प्रेजेंट होता है हमारे डर्मिस लेयर में, डर्मिस लेयर में प्रेजेंट रहता है। अगर इसका बात करें ओरिजिन, तो ये एक्टोडर्म से, इसका ओरिजिन क्या है, एक्टोडर्म लेयर, यानी कि जो हमारा जब एम्ब्रायो बन रहा था तो 3 लेयर से बना था, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो जो हमारा एक्टोडर्म, जो सबसे बाहरी लेयर से हमारा स्वेट ग्लैंड, ये क्या रहता है, बना रहता है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, जहाँ पे हेयर फॉलिकल रहता है ना, हेयर फॉलिकल के जस्ट नीचे, हेयर फॉलिकल के ही पास क्या रहता है, फॉलिकल के पास ये क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। के पास ये प्रेजेंट रहता है। और ये क्या रहता है, स्वेट ग्लैंड, ये क्या रिलीज करता है, ये स्वेट रिलीज करता है। और उस स्वेट में क्या रहता है, मेनली वाटर, साल्ट, और क्या रहता है, थोड़ा अमाउंट में यूरिक एसिड भी रहता है। ठीक, तो ये रहता है वाटर, साल्ट और यूरिक एसिड रहता है। और ये क्या होता है, ये 2 टाइप का रहता है हमारे बॉडी में, एक रहता है ईक्राइन, एक ईक्राइन, और एक रहता है हमारा
एक हमारा क्या रहता है ईक्राइन और दूसरा होता है हमारा एपोक्राइन। ईक्राइन और एपोक्राइन। ईक्राइन क्या होता है इससे हम लोग याद करेंगे, ए से हम लोग याद रखेंगे। जो किस में रहता है, जो अडल्ट में प्रेजेंट रहता है वो एपोक्राइन है, और जो टिल बर्थ, जो कि बर्थ से ही प्रेजेंट रहता है, टिल बर्थ, जो बर्थ से ही प्रेजेंट रहता है तो वो क्या है ईक्राइन और एपोक्राइन। जो अडल्ट में मैच्योर, एडल्ट बोले या फिर एडोलेसेंट बोले एडोलेसेंट। जैसे कि हमारा एक्सिलरी लीजन में, एक्सिलरी जो कि मेनली एडोलेसेंट के बाद ही वहाँ से स्वेटिंग होता है, तो एक्सिलरी रीजन के पास, और जहाँ पे खांच प्रेजेंट होता है, और जैसे कि ग्रोइन एरिया के पास, तो यहाँ पे जो स्वेट ग्लैंड रहता है वो एपोक्राइन है, जो कि एडोलेसेंट में ही क्या रहता है, एडोलेसेंट में होने पे ही मैच्योर होता है। लेकिन जो ईक्राइन है वो टिल बर्थ से ही क्या रहता है एक्टिव, वो क्या रहता है एक्टिव रहता है। ठीक, और फिर स्वेट ग्लैंड के बारे में, तो हमारे बॉडी में स्वेट ग्लैंड है, होल बॉडी में प्रेजेंट है, ऑल ओवर दी बॉडी, ऑल ओवर दी बॉडी, यानी कि बॉडी के सभी पार्ट्स में क्या रहता है स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट रहता है। लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पे रहता है, तो हमारा पाम और कहाँ पे रहता है ज़्यादा, सोल में। सबसे ज़्यादा पाम और सोल में स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट रहता है। ठीक, तो ये हम लोग देख लिए स्वेट ग्लैंड के बारे में। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि स्वेट ग्लैंड कि विच स्वेट ग्लैंड इज नॉन फंक्शन इन चिल्ड्रेन टिल एज ऑफ 12, यानी कि कौन सा स्वेट ग्लैंड है जो कि फंक्शन अभी एक्टिव नहीं हुआ है चिल्ड्रेन में जब तक वो 12 ईयर का नहीं हो जाता है। तो कैरीम्यूनस तो नहीं, कैरीम्यूनस नहीं। ठीक, उसके बाद क्या है, ईक्राइन देखे थे क्या कि वो सिर्फ और सिर्फ किस में रहता है, बर्थ से क्या रहता है वो प्रेजेंट रहता है, और ये ऑल ओवर दी बॉडी प्रेजेंट रहता है। और एपोक्राइन क्या है, जो अडल्ट हो जाने के बाद आफ्टर 12 ईयर एडोलेसेंट के बाद क्या रहता है वो मैच्योर होता है, जो कि एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड होता है। और इसमें है ऑल ऑफ एबव, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। तो वही है इसमें कि 2 टाइप का होता है स्वेट ग्लैंड स्किन में, एक होता है ईक्राइन, दूसरा एपोक्राइन। और अमंग दीज ईक्राइन कहाँ पे एक्टिव रहता है, बर्थ से ही, बट जो एपोक्राइन है वो कब एक्टिव होता है, 10 से 12 ईयर में क्या होता है वो एक्टिव होता है। ठीक, फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि मिलेनिन रेस्पॉन्सिबल फॉर स्किन कलर सेक्रेटेड इन, जो मिलेनिन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है जो मिलेनिन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है स्किन कलर में, और वो कहाँ पे सिक्रेट होता है। तो हम लोग देखे थे जो मिलेनोसाइट है और केराटिनोसाइट है वो एपिडर्मिस का जो स्ट्रेटम बेसल लेयर था उसमें हो रहा था, उसमें उसका फॉर्मेशन हो रहा था। तो ये क्या होगा, कॉर्नियम लेयर, तो कॉर्नियम लेयर सबसे ऊपर होता है, उसमें डेड केराटिनोसाइट रहता है। फिर ग्रेन्यूलोसम, तो उसमें ग्रेन्यूल्स रहता है जो कि तीसरा लेयर होता है, और उसमें केरेटोहायालिन ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होता है जो कि केराटिनोसाइट को बनाने में हेल्प करता है। फिर ल्यूसीडम लेयर जो कि सिर्फ और सिर्फ पाम और सोल में प्रेजेंट रहता है, और ये एक सेमी ट्रांसपेरेंट फैट है जो कि जिसमें कोई किसी भी टाइप का मिलेनिन नहीं रहता है। तो उसके बाद है जर्मिनेटिव लेयर, जिसको कि हम लोग बेसल लेयर भी बोले थे, और यही क्या करता है इसी में प्रेजेंट रहता है केराटिनोसाइट और मिलेनोसाइट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो वही बोल रहा है कि मिलेनोसाइट आर दी सेल फाउंड इन लोअर एपिडर्मिस, जो एपिडर्मिस का सबसे नीचे वाला पार्ट है स्ट्रेटम बेसल या फिर जर्मिनेटिव, उसमें प्रेजेंट होता है विच फॉर्म, जो क्या बनाता है एक पिगमेंट बनाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मिलेनिन। और मिलेनोसाइट जो है कंप्राइज फ्रॉम 5 से 10% ऑफ सेल इन जर्मिनेटिव लेयर। तो जो 90% तो केराटिनोसाइट ही ले लिया, और 5% या 10% क्या रहता है उसमें मिलेनोसाइट रहता है जर्मिनेटिव लेयर में, और बाद बाकी किसी लेयर में नहीं रहता है। ठीक, और मिलेनिन क्या करता है, पिगमेंट देता है किसको, हेयर को, स्किन को, और सब्सटेंशिया नाइग्रा ऑफ ब्रेन एंड कोरॉइड। तो ये क्या है कि पूरे स्किन में तो प्रेजेंट है ही, स्किन का जो कलर डिसाइड होता है वो किस में रहता है,
वो किसके कारण होता है, मिलेनिन के कारण। और हेयर का भी जो हेयर कलर है, किसी का काला रहता है, किसी का भूरा रहता है, ब्राउन रहता है, किसी का वाइट रहता है। तो वाइट क्या है, उसके स्कैल्प से कम्प्लीटली जो है मिलेनिन का अब लॉस हो रहा है, तो वहाँ पे वाइट रहता है। उसके बाद स्किन में है, कोई गोरा है, कोई काला है, तो इस तरीके से मिलेनिन पे डिपेंड कर रहा है। फिर हमारा एक ब्रेन है, ये क्या है, ब्रेन का जो मिड ब्रेन होता है ना, मिड ब्रेन, और उसका एक पार्ट है सबस्टेंशिया नाइग्रा। क्या है, सबस्टेंशिया नाइग्रा, सॉरी इसी में होगा, सबस्टेंशिया नाइग्रा। वो मिड ब्रेन का एक पार्ट है जिसमें कि क्या होता है, मिलेनिन, जिसमें कि क्या होता है, मिलेनिन रिलीज होता है। और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे मिड ब्रेन का सबस्टेंशिया निग्रा वाला ही पार्ट है जो कि कलर रहता है, उसमें क्या रहता है, कलर रहता है, ठीक, जो कि इस क्योंकि मिलेनिन के कारण। और हमारे आई का कोरॉइड होता है, कोरॉइड, उसका जो दूसरा लेयर होता है वो बनाता है ट्यूनिका वास्क्यूलोसा। इसी में क्या रहता है, इसमें भी मिलेनिन प्रेजेंट रहता है। यानी कि आउटर लेयर में तो स्किन में प्रेजेंट है, लेकिन स्किन के अंदर जो ब्रेन और आई है उसमें भी क्या रहता है, मिलेनिन प्रेजेंट रहता है, ठीक। ये हम लोग देख लिए थे। वही इसमें भी बोल रहा है कि सबस्टेंशिया नाइग्रा और ब्रेन का जो कोरॉइड है आई का, उसमें भी प्रेजेंट रहता है, ठीक। फिर 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि द पिगमेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर स्किन टैनिंग इज, यानी कि उस पिगमेंट को क्या कहते हैं जो स्किन टैनिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो कैरोटीन या प्लूरल इन्फ्यूजन, कैरोटीन तो होगा नहीं सॉरी, हाँ, तो कैरोटीन ही क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। तो हम लोग देखें कि मिलेनिन हम लोग बार बार पढ़ रहे थे, तो हम लोग मिलेनिन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मिलेनिन को ही क्या बोले हैं हम लोग, कैरोटीन। मिलेनिन को ही हम लोग कैरोटीन बोलते हैं, जो कि क्या देता है, कलर प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड करता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। तो पिगमेंट जो स्किन टैनिंग के लिए जो पिगमेंट रेस्पॉन्सिबल है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैरोटीन। और प्लूरल इन्फ्यूज़न क्या होता है, तो हम लोग बहुत सारे डिजीज़ में क्या होता है कि लंग्स का जो विसरल लेयर और प्लूरल लेयर, मतलब कि लंग्स से ना एक टाइप का हम फ्लूइड ले करके उसको हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसमें एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबको उसको डायग्नोज करते हैं, लैब इन्वेस्टिगेशन करते हैं उस फ्लूइड का, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लूरल इन्फ्यूजन। या कभी कभी लंग्स में ज़्यादा पानी हो जाता है तो उससे हम लोग बाहर निकालते हैं, तो इस प्रोसेस को प्लूरल इन्फ्यूजन कहते हैं। रेड ब्लड सेल तो हमारे ब्लड में पाया जाता है, जो कि क्या है, एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक। तो उसके बाद है इम्फाइमा क्या होता है, ये एक तरीके का डिजीज होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कैरोटीन। फिर है कि मिलेनॉइड और कैरोटीन। जो मिलेनिन, एक और नाम यहाँ पे है, मिलेनिन, कैरोटीन और मिलेनॉइड। ये सब क्या करता है, स्किन को कलर देता है, पिगमेंटेशन करता है। विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर टैनिंग ब्लैक ब्राउन कलर ऑफ स्किन, जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है स्किन को ब्लैक ब्राउन कलर देने में। फिर 15 नंबर का क्वेश्चन है हमारा कि हेयर कलर इन ह्यूमन टर्न वाइट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट। यानी कि बोल रहा है कि स्किन जो हेयर है वो ओल्ड एज में क्या होने लगता है, वाइट होने लगता है, या कभी कभी ओल्ड एज से पहले ही होने लगता है। तो वो किस कारण से होता है, तो वही हमारा मिलेनिन के कारण। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, मिलेनिन, ऑप्शन नंबर ए। और बिलिरुबिन क्या है, तो ये हमारे किससे, लीवर से सिक्रीट होता है, बिलिरुबिन और बिलिबर्डिन, ठीक।
और जो कि हेल्प करता है मेंटेन को, यूरिया लेवल को ये मेंटेन। ऐसे ही हमारे बॉडी में इसका कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन जैसे डाइजेशन में कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन ये फिर भी यूरिया सबको क्या करता है, कंट्रोल करके ये बिलिरुबिन रखता है। उसके बाद है मिलेटोनिन। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, एक होता है मिलेनिन, एक होता है हमारा मिलेनिन और दूसरा होता है मिलेटोनिन। ये साउंड एकदम सिमिलर लगता है तो हम लोग एग्जाम में गलत भी यहाँ पे मिस्टेक भी हो जाता है। तो मिलेनिन है जो कि स्किन को क्या करता है, स्किन को कलर प्रोवाइड करता है, स्किन को क्या करता है, कलर प्रोवाइड करता है। और मिलेनिन जो है इसको हम लोग बोलते हैं स्लीप हार्मोन। जब हम लोग को नींद आने लगता है तो उस टाइम हमारे बॉडी में मिलेटोनिन रिलीज हो जाता है, ठीक, जो कि किससे रिलीज होता है, तो ये पीनियल ग्लैंड से क्या होता है, जो कि हमारे ब्रेन में प्रेजेंट रहता है। तो पीनियल ग्लैंड से क्या होता है, ये सिक्रीट होता है। और ये जो मिलेनिन है वो स्किन को कलर देता है, जो कि किससे सिक्रीट होता है, मिलेनोसाइट सेल से, जो कि किसमें प्रेजेंट होता है, स्किन में प्रेजेंट होता है, उससे रिलीज होता है। तो कंफ्यूज दोनों में नहीं होना है। मिलेटोनिन स्लीप हार्मोन, मिलेनिन स्किन को कलर देता है। फिर है तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मिलेनिन। और बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन तो देख ही लिए, लीवर से आता है। और मिलेटोनिन क्या था, स्लीप हार्मोन, जो कि ब्रेन से पाइनियल ग्लैंड से निकलता है। तो और यही है कि हेयर बिकम्स वाइट ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ एयर बबल एट द प्लेस ऑफ मिलेनिन पिगमेंट। तो जो वाइट हो जाता है वो उसमें क्या होता है, वहाँ पे एयर बबल आ जाता है, मिलेनिन के जगह वहाँ पे क्या आ जाता है, एयर बबल आ जाता है, जिस कारण वहाँ पे अब मिलेनिन क्या होता है, उस प्रॉपर हेयर का जो फॉलिकल है वहाँ जा नहीं पाता है और धीरे धीरे क्या होता है, वो वाइट होना शुरू हो जाता है। ठीक, तो यहाँ हम लोग क्या देखें कि जो हेयर था, हेयर में क्या होता है, हेयर फॉलिकल में एयर बबल आ जाता है, क्या आता है, एयर बबल आ जाता है। और वो क्या करता है, ये इस रास्ते को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। ये क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, जिस कारण से अब ये जो मिलेनिन है ऊपर, ये नहीं जा पाता है, जिस कारण से जो वाइट हेयर का समस्या, जो प्रॉब्लम है वो आने लगता है। उसके बाद है हमारा कि पिगमेंट विच गिव्स कलर ऑफ स्किन एंड हेयर। तो स्किन को कौन देता है, तो वही है मिलेनिन देता है। ठीक, फिर है कोलेजन और केराटिन। तो कोलेजन क्या है, एक तरीके का ये एक फाइबर है जो कि सिर्फ और सिर्फ डर्मिस लेयर में प्रेजेंट था, और डर्मिस में भी किसमें, रेटिकुलर लेयर में प्रेजेंट था। और ये क्या करता है, ये वाटर को बाइंड करने का काम करता है, स्किन को टाइटली अरेंज रखता है। इसलिए जो ओल्ड एज है उसमें कोलेजन या इलास्टिक फाइबर सबका कमी होने लगता है, जिसमें कि स्किन में क्या होता है, रिंकल्स आना शुरू हो जाता है। ठीक, तो कोलेजन का ये काम है। फिर केराटिन तो प्रेजेंट था हमारे एपिडर्मिस में, और ये क्या कर रहा था, तो ये एक प्रोटीन होता है जो स्किन को वाटर प्रूफ लेयर बनाता है, एब्रेशन से, खरोच से या फिर फ्रिक्शन से बचाता है। ठीक, और बहुत सारा जैसे कि नेल, स्किन, हेयर सबको यही बनाता है। ठीक, और उसमें भी कौन, केराटिन में अल्फा केराटिन। और मिलेनिन क्या करता है, तो वही है, स्किन को पिगमेंट करता है। और प्रोलैक्टिन क्या है, तो प्रोलैक्टिन हमारा एक एंजाइम है जो कि जो लैक्टेशन है उसमें हेल्प करता है। प्रोलैक्टिन मिल्क का फॉर्मेशन करने में क्या करता है, यही लैक्टिन हेल्प करता है। ठीक, उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है कि इन ह्यूमन बॉडी सीबेशियस ग्लैंड इज नॉट फाउंड इन। ह्यूमन ग्लैंड में सीबेशियस ग्लैंड नहीं पाया जाता है, किसमें। तो अब आते हैं हम लोग चर्चा पे अपने सीबेशियस ग्लैंड पे। तो 17 नंबर का है हमारा सीबेशियस ग्लैंड। सीबेशियस ग्लैंड। तो सीबेशियस ग्लैंड किसमें पाया जाता है, तो ये हमारे सिर्फ और सिर्फ डर्मिस लेयर में प्रेजेंट रहता है। और इसका जो ओरिजिन है, तो इसका भी ओरिजिन
एक्टोडर्म ही है, एक्टोडर्म ही है। और इसका क्या काम होता है, तो ये क्या करता है, एक टाइप का ऑयल या फिर सीबम, एक तरीका का फैट या फिर ऑयल ही बोले तो वो क्या करता है, वो रिलीज करता है, जो कि प्रिवेंट करता है स्किन को किससे, फ्रिक्शन से, स्किन को फ्रिक्शन से, एब्रेशन यानी कि खरोच से, एब्रेशन से, और क्या करता है, एक वाटर प्रूफ लेयर भी देता है, वाटर प्रूफ, क्या करता है, वाटर प्रूफ लेयर भी देता है। और तीसरा क्या है, चौथा क्या है, तो ये बचाता है हम लोग को बैक्टीरिया से भी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। और ये जो सीबेशियस ग्लैंड है ये हमारे ऑल ओवर बॉडी में प्रेजेंट है, ऑल ओवर बॉडी में क्या है, ये प्रेजेंट है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रेजेंट है, तो फेस और स्कैल्प पे, फेस और कहाँ पे रहता है, स्कैल्प पे क्या रहता है, प्रेजेंट, ये ज़्यादा रहता है। और बॉडी के बस 2 पार्ट पे क्या रहता है, ये प्रेजेंट नहीं रहता है, नॉट प्रेजेंट। कहाँ कहाँ पे, तो ये जो हमारा पाम है, पाम, ये वाला पाम, और क्या है, सोल, पैर वाला जो सोल होता है वहाँ पे सिर्फ सीबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट नहीं है, बाद बाकी सभी जगह क्या है, ये प्रेजेंट है। और सबसे ज़्यादा फेस और स्कैल्प पे ये प्रेजेंट होता है। और फेस पे इसी कारण से अगर थोड़ा सा भी ब्लॉक हो जाता है सीबेशियस ग्लैंड, या फिर वहाँ से डेड स्किन नहीं हटाते हैं, तो सीबेशियस ग्लैंड जो ऑयल सिक्रेट करता है वो तो अपना सिक्रेट करता ही है, लेकिन डेड स्किन वहाँ से नहीं हटता है, धीरे धीरे जमा होने पे क्या होता है, वो अंदर ही अंदर उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, और इसी कारण से एक्ने या पिंपल सब इसी कारण से होता है। ठीक, तो अब देखते हैं क्वेश्चन को, कि बोल रहा है कि इन ह्यूमन बॉडी सीबेशियस ग्लैंड नॉट फाउंड इन, ह्यूमन बॉडी में सीबेशियस ग्लैंड नहीं पाया जाता है, कहाँ पे, तो इसका आंसर क्या होगा, एक्जिला, एक्जिला तो प्रेजेंट होगा ही एक्जिला में। और पाम ऑफ हैंड और सोल ऑफ फीट, तो कहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, पाम और सोल में प्रेजेंट, तो हमारा करेक्ट आंसर बोथ बी एंड सी होगा। तो और ये बोल रहा है कि ह्यूमन बॉडी में सीबेशियस ग्लैंड एब्सेंट रहता है पाम और सोल में, ओनली स्वेट ग्लैंड आर प्रेजेंट, तो यहाँ पे पाम और सोल में सबसे ज़्यादा क्या रहता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ, और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या रहता है, यहाँ पे स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट रहता है। तो 17 नंबर का करेक्ट हम लोग का हो गया। फिर है एप्लीकेशन ऑफ कूल क्लॉथ टू द एक्जिला, आर्मपिट डिक्रीज बाय टेम्परेचर। अब ये क्या पूछ दिया है, तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें बोल रहा है कि स्किन कैसे अपना टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तो हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि जो हमारा स्किन है ये टेम्परेचर को क्या करता है, स्किन का एक फंक्शन है कि ये इस टेम्परेचर को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है, क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। और ये कौन करता है, ये हमारे ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस जो हमारे ब्रेन का कौन है, हाइपोथैलेमस, यही क्या करता है, कंट्रोल करता है कि टेम्परेचर को कब मेंटेन, यानी कि कब कम होना है और कब ज़्यादा होना है। ठीक, और ये किस प्रोसेस से होता है, तो ये 4 प्रोसेस से होता है हमारे स्किन में। कितना प्रोसेस से, 4 प्रोसेस से होता है। पहला है हमारा रेडिएशन, दूसरा है इवोपरेशन, तीसरा है हमारा कन्वेक्शन, और चौथा है हमारा कंडक्शन। तो रेडिएशन, इवोपरेशन, कन्वेक्शन, और चौथा है हमारा कंडक्शन होता है। ठीक, तो इन 4 प्रोसेस से क्या होता है, हमारा हीट लॉस होता है। रेडिएशन से हमारा 60% होता है,
रेडिएशन का मतलब यहाँ कोई इंसान है, ये एक रेडिएशन, हमारा बॉडी क्या करता है, एक रेडिएशन के थ्रू, जैसे एक मैग्नेटिक फील्ड होता है उसी तरीके से रेडिएशन, जैसे कि हम लोग टिम्पैनिक, आजकल एक टिम्पैनिक थर्मोमीटर आया है, तो वो हम लोग जो कान से जो रेडिएशन निकलता है उससे हम लोग 2 से 3 सेकेंड में ही हम लोग पता कर लेते हैं टेम्परेचर को। तो रेडिएशन प्रोसेस है जो कि हमारा 60% तक का रेडिएशन से ही हीट लॉस होता है। फिर इवोपरेशन, जो हमारा 20% का हीट लॉस है वो हमारे इवोपरेशन से, वो कैसे होता है, स्वेट रिलीज होकर के, स्वेट क्या होता है, रिलीज होकर के, स्वेट रिलीज होकर के। इसमें क्या होता है, जो हॉट जो इन्वायरमेंट है, हॉट इन्वायरमेंट में क्या होता है, वैसो डायलेशन, इसमें क्या होता है, वैसो डायलेशन होता है, और कोल्ड में क्या होता है कि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, वैसो क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन। तो इवोपरेशन में क्या होता है, हमारे जैसे गर्मी आया तो क्या होता है, स्वेट रिलीज होता है, उसमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होता है जिसके कारण ये गैप बढ़ जाता है, तो उससे क्या होता है, स्वेट रिलीज होता है। और कोल्ड सीजन में क्या होता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, सिकुड़ जाता है ताकि जो फ्लूइड है उसका लॉस ना हो और क्या हो, हमें ठंड ना लगे, उस टाइम क्या होता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। कन्वेक्शन क्या होता है, तो जब हम लोग को गर्मी लगता है तो हम लोग जैसे एसी या फिर फैन सब के नीचे आकर के या फिर कूलर के आगे बैठ जाते हैं और हमें क्या होता है, कूल फीलिंग, हमें ठंडक या क्या है, ठंडक का एहसास होता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग कन्वेक्शन बोलेंगे, जो कि हमारा 10% और 10% ये दोनों से होता है, ठीक। और कंडक्शन में क्या होता है, जैसे कि हमें फीवर है या फिर हमारा शरीर क्या है, गर्म है, तो हम मेनली क्या है, हेड के पास, और क्या है, यहाँ पे नेक के पास, नेक, हेड, नेक, और क्या है, हमारा जो नी है उसके पीछे, वहाँ पे क्या करते हैं, और हमारा जो फुट भी है वहाँ पे क्या करते हैं, कोल्ड एप्लीकेशन को, जैसे वहाँ क्या करते हैं, स्पंजिंग करते हैं, वहाँ जैसे फीवर में स्पंज, वहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग स्पंजिंग करते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या करते हैं, हम लोग कंडक्शन बोलते हैं। तो यही हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि जो एप्लीकेशन है एप्लीकेशन ऑफ कोल्ड क्लॉथ टू एक्जीला, जो आर्मपिट है, डिक्रीज टेम्परेचर इज थ्रू, तो वो किस प्रोसेस से होता है। तो जैसे ही हम लोग कोल्ड क्लॉथ किया, यानी कि स्पंजिंग बोल रहा है, तो स्पंजिंग किस में होगा, हम सिर्फ किस में करते हैं, कंडक्शन में। इवोपरेशन में तो स्वेट रिलीज होता है, ये डिपेंड करता है। इवोपरेशन हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ठीक। तो ये हो गया। उसके बाद क्या है, रेडिएशन, तो रेडिएशन से क्या होता है, हमारा हीट लॉस होता है। और फिर एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आयन, हीट और साउंड वेव्स थ्रू कंडक्टर और कंडक्टिंग मीडियम, एग्जाम्पल बाय कांटेक्ट विथ कूल क्लॉथ कॉल्ड कंडक्शन। यानी कि जो ट्रांसफर होता है आयन सबका, ये सबको क्या बोलेंगे, कंडक्शन बोलेंगे, ठीक। जैसे कि हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन, जैसे कि ठंडी में हम लोग बर्फ़ में सटते हैं तो हमारा जो टेम्परेचर है ज़्यादा से कम की ओर जाने लगता है, ठीक। उसके बाद है ये कि लॉस ऑफ हीट बाय मीन्स ऑफ ट्रांसफ़र टू सराउंडिंग कूलर एयर, यानी कि जो एयर करंट का जिसमें हम यूज़ करते हैं उसको कन्वेक्शन कहते हैं। और चेंजिंग फ्रॉम लिक्विड, यानी कि इवोपरेशन तो हम उसी को कहते हैं जिसमें कि लिक्विड जब वेपर में क्या होता है, वेपर में चेंज होता है तो इसको इवोपरेशन कहते हैं। तो वही है, तो जब लिक्विड से वेपर बनता है तो इसको इवोपरेशन करते हैं। और क्या कह रहा है कि द प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू स्पेस ऑफ मैटर कॉल्ड रेडिएशन। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडिएशन। तो आज का क्लास बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग आगे का जो नेक्स्ट स्किन वाला जो पार्ट है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, राधे राधे।